गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट ये दोनों पूरी फ्रेंचाइजी के सबसे मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन गेम्स हैं क्योंकि इनकी स्टोरी अच्छी है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल एन जैसे। बट शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ याद आ रहा है। 3 थे वो कुछ जो गेम्स की शुरुआत में होते हैं। अरे हाँ, स्टार्टर्स। मैं ये चीज़ कैसे भूल सकता हूँ? ओह हाँ, इस वजह से। एनीवेज गाइस, आज मैं एक बार फिर से तुम्हारी मदद करने वाला हूँ कि कौन सा स्टार्टर चूज करें, कौन सा स्टैटिकली बेस्ट है। ऑफ कोर्स इसमें कोई सही या गलत डिसीजन नहीं होने वाला है कि कौन सा तुम चूज करो, बट हम एक ऐसा पोकेमॉन लेंगे जिसके सबसे ज़्यादा फायदे होंगे गेम्स में। और अगर तुमने इससे पहले की बेस्ट स्टार्टर की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वाली भी देख लेना। हम इसमें देखने वाले हैं हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के हर एक पोकेमॉन को, और इसी से हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, जिसमें 1 से 5 तक की रेटिंग्स होंगी। 1 का मतलब टोटली डिसएडवांटेज और 5 का मतलब बेस्ट एडवांटेज। हम इसमें इनके स्टैट्स, टाइप मैचअप्स, मूव्स, बेसिकली सब कुछ देखेंगे। हम बस इसमें जिम और एलाइट 4 को ही नहीं बल्कि साथ में राइवल बैटल्स और इविल टीम को भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्टोरी में बहुत खास हैं। ये सब हमें मदद करेंगे एक सबसे ज़्यादा फायदे वाले स्टार्टर को चूज करने के लिए, कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और हाँ, याद रखना, यहाँ तुम्हारे ओपिनियन को नहीं रखने वाले हैं। तो अगर तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन इस लिस्ट में ना हो तो गुस्सा मत होना। बहुत से पोकेमॉन फैंस कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई मेरा फेवरेट क्यों नहीं लिया, इस वाले पोकेमॉन को लेना चाहिए था। तो अगर ऐसा करना हो तो तुम जब गेम्स खेलो तो अपना पसंद का चूज़ कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक सबसे ज़्यादा बेस्ट को चूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स और दूसरी यूट्यूब वीडियो से बहुत हेल्प ली है, इसलिए ये लिस्ट एकदम सही है। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो तो, और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि तभी तुम्हें वीडियोस के बारे में पता चल पाएगा, इसलिए उसे ऑन कर दो। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करें। बाकियों को अलग करके शुरू करते हैं स्नाइवी से। ये लीफ टाइप यूनोवा रीजन में सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइप्स में से एक है, जबकि यूनोवा में बहुत से वाटर टाइप और फायर टाइप पोकेमॉन्स हैं, तो तुम आसानी से कोई भी पकड़ सकते हो जो दूसरे टाइप्स की जगह ले लेंगे तुम्हारी टीम में। तो मुझे लगता है दूसरों के मुकाबले में स्नाइवी को लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्या लगता है इसके बारे में, ये सही है गलत? वैसे गाइस, सच कहूँ तो नहीं, हम इसे पता करेंगे। हालांकि स्नाइवी अच्छा है, पर फिर भी सरप्राइजिंगली ये तीनों में सबसे बेकार स्टार्टर है। ये सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए होंगे। क्या, ऐसा कैसे? रुको, अभी से कमेंट्स में बताता हूँ। पर रुको, कमेंट्स में कुछ बोलने से पहले ये तो सुन लो, ये क्यों बेकार है। अगर हम सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखें तो स्नाइवी सिर्फ इनके आगे अच्छा है, जैसे क्ले और बियांका। बाकी सबके आगे इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के आगे इसे स्ट्रगल करना होगा। मतलब ये कमज़ोर है इनके आगे, जैसे चिली, बर्ग, स्काइला और ब्राइसन। और कुछ जिम लीडर्स के आगे जैसे आयरिस और ड्रेडिन। वैसे ऐसा कौन है जिसे जनरेशन 6 के पहले ड्रैगन के आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था? और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, साथ में तुम्हारे राइवल शेरन और एन के आगे भी तुम्हें स्ट्रगल करना होगा जब ये एलाइट 4 में होंगे, और गैट्सेस के आगे भी। जब ये चेरन से लड़ेगा तो स्नाइवी को उसके अनफिजेंट से खतरा है, जिसके पास में फ्लिंचिंग स्टेप मूव एयर स्लैश है, और इससे बहुत बुरी तरह से चोट लगेगी। इसके पास में सुपर लक है और ये स्कोप लेंसेज को भी होल्ड किया हुआ है। आखिर शेरन है क्या यार, बच्चे की जान लेगा क्या? इसके बाद भी तुम्हें इसके स्टार्टर से बहुत खतरा है। बिल्कुल, वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि ये टीम के दूसरे कोई भी मेंबर्स के सामने भी सुपर इफेक्टिव नहीं है। स्नाइवी का बस बहुत बुरा टाइम चल रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जब एन के पास जाओगे तो तीनों स्टार्टर ही उसके लेजेंडरी पोकेमॉन्स का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फिलहाल के लिए इन्हें साइड में रख देते हैं। पर दूसरे 5 पोकेमॉन्स के खिलाफ में कैरेकोस्टा ही बस एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसे सेरपेरियर आसानी से हैंडल कर लेगा। वेनिलेक्स के पास में ऑब्वियसली टाइप का एडवांटेज है, ब्लिजर्ड और फ्रॉस्ट ब्रीथ के साथ में। आर्कचॉप्स के पास में एरोबैटिक्स है, और जोरुआर के पास में फ्लेम थ्रोअर है। क्लिंकलेज के पास में कुछ भी सुपर इफेक्टिव नहीं है, पर फिर भी ये सेरपेरियर के सभी मूव्स को रेजिस्ट कर लेगा। इसके पास में जितने भी मूव्स हैं सभी को। जब ये गैट्सेस के पास जाएगा तो हे भगवान, मेरा मतलब ये कॉफरग्रेगस को संभाल लेगा शायद। यहाँ गैट्सेस के पास में एक्स सिजर, पॉइजन जैब, फ्लेम थ्रोअर, फायर ब्लास्ट हैं।
ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैंने बोला था ना तुम्हारा टाइम नहीं आएगा। यहाँ तक कि साइस्मीटोड ये पोकेमॉन 4 गुना कमजोर है ग्रास टाइप पोकेमॉन से, पर फिर भी ये स्लज वेव की मदद से बच जाएगा। एक और चीज जो जहाँ तक मेंशन करना बहुत जरूरी है, एल्डर। ये बहुत स्टिकी सिचुएशन है क्योंकि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट इकलौता ऐसा पोकेमॉन गेम है जिसमें तुम्हारे चैंपियन बनने से पहले क्रेडिट्स आ जाते हैं, तो इससे लड़ने से मेन स्टोरी में कोई मतलब नहीं है। हालांकि एल्डर एक बहुत ज़रूरी कैरेक्टर है, तो इसलिए इसे भी देखना होगा। और हम एलाइट 4 के रीमैचेस की बात करने वाले हैं क्योंकि एक बार गेम में जीतने के बाद भी तुम्हें एलाइट 4 को फिर से हराना होगा अगर इसके पास जाना है तो। और हमें पता है तुम्हें बियांका और चेरेन से फिर से फाइट करनी होगी, पर ये ऑप्शनल है तो ज़रूरत नहीं है और इन्हें हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो इन सब के साथ में चलो बात करते हैं रीमैचेस की। शॉन्टेल से लड़ना सेरपेरियर के लिए सीधा सीधा बहुत बुरा है क्योंकि इसी मुसीबत होने वाली है इनके सामने, जैसे फ्रॉसलास्ट, ड्रिब्लिम और शैंडलॉर, पर गोलर के ऊपर इसका एडवांटेज है और कॉफाग्रस को भी ये देख लेगा। और जेलीशेंट के खिलाफ में सेरपेरियर का टाइप एडवांटेज है, पर इसके स्लज वेव को भी देखना होगा। आगे हमारे पास है मार्शल, जिसका सामना सेरपेरियर बहुत हद तक कर सकता है। अगर हम इसकी टीम को देखें तो सिर्फ असली मुसीबत और जिससे सेरपेरियर को खतरा है वो है सॉक के पॉइजन चैप, मिनशाओ के यू टर्न और एरोबैटिक्स और ऑफ कोर्स टॉक्सिक रॉक से। पर शॉक और मिनशाओ के अटैक्स उतने खतरनाक नहीं है, तो इनसे उतना ज्यादा खतरा नहीं है, थोड़ा कम है। इन सब के बाद भी ये बहुत हद तक सबके साथ निकाल लेगा। अब हमारे पास है ग्रिम्सली। सेरपेरियर के लिए पूरे एलाइट 4 की सबसे मुश्किल बैटल है, जबकि ये शार्पीडो और क्रोकोडाइल को संभाल लेगा। पर बाकी के 4 पोकेमॉन्स के पास में इसके खिलाफ में सुपर इफेक्टिव मूव्स हैं और विशार्प और ड्रैपियन तो इसे आसानी से रेजिस्ट कर लेंगे। ये पोकेमॉन विशार्प का कुछ नहीं कर सकता। अब आखिरी एलाइट 4 की मेंबर आती है कैथलिन। इससे रीमैच के पहले तो इससे लड़ना उतना मुश्किल नहीं था, पर अब बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ साथ में मेटाग्रॉस और ब्रोजोंग आ गए हैं, जिन्हें सेरपेरियर के अटैक से खरोंच तक नहीं आने वाली। तुम जरा मेटाग्रॉस के स्टैट्स को देखो। मेटाग्रॉस बहुत भयंकर है। दूसरे में इसे बस स्ट्रगल करना होगा सिगलाइफ के आगे, और बाकी की बची टीम के साथ में अब उतनी दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में इन सबसे लड़ने के बाद में अब आता है एल्डर। मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट? सही कहा ना? तुम समझ ही गए होगे यहाँ होने क्या वाला है। बग टाइप मूव्स, फिर बग टाइप मूव्स, फिर आइस मूव्स, फिर ड्रैगन टाइप मूव्स, फिर बग टाइप मूव्स, फिर फायर टाइप मूव्स, फिर बग टाइप मूव्स। बाप रे, खत्म। हाँ, एल्डर की पोकेमॉन टीम बहुत आसानी से सेरपेरियर को खत्म कर देगी। तो इन सबको ऐड करने के बाद में स्नाइवी सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टार्टर बन गया है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के गेम प्ले में से कभी मत लेना। तो इसका मतलब होता है कि ऑशवॉर्ड सबसे बेस्ट स्टार्टर है, राइट? मेरा मतलब है कि ये फिर भी बहुत अच्छा है कुछ जिम लीडर्स के आगे, जैसे बर्ग और ब्राइसन के, और साथ में शॉन्टल और ग्रिम्सली और एन को भी ये संभाल लेगा। पर गाइज फिर भी नहीं, ऑशवॉर्ड भी एकदम परफेक्ट नहीं है। भले ही इसकी एवोल्यूशनरी लाइन सेरपेरियर की फैमिली से अच्छा करती है, पर फिर भी ये दूसरे किसी चीज़ में इतना अच्छा नहीं करेगा। अगर हम सबसे ज़्यादा फायदेमंद को देख रहे हैं तो ये बल्कि ज़्यादा सॉलिड चॉइस है। ओवरऑल इसे सेरपेरियर से थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर जिम्स में अगर सिर्फ यूजफुल है तो वो है सेरपेरियर। एक आसान एग्जाम्पल में क्ले के खिलाफ ऑब्वियसली डीबॉट के पास में टाइप एडवांटेज है, तीनों में से 2 के खिलाफ में, बट यही सेम सेरपेरियर के साथ भी था। और एलाइट 4 की तरफ जाएं तो ये बस एक एवरेज चॉइस है, जैसे इसके पास में एडवांटेज ही नहीं है मार्शल, कैथलिन और गैट्सेस के खिलाफ में, क्योंकि इनके पास में कवरेज मूव्स हैं और ये तुम्हें थोड़ा सा डरा भी सकते हैं अगर तुमने उम्मीद ना की हो तो। एक और की पॉइंट को ऐड करते हैं, वो है अमाउंट ऑफ कवरेज मूव्स जो सैमरॉट सीख सकता है। हालांकि हाँ, ये कुछ मूव्स को सीखता है जैसे एक्सेसर और हील स्केलिंग मेगा हॉर्न के लिए, पर फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अच्छे कवरेज मूव्स के टर्म्स में देखें तो अच्छे कवरेज मूव्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लेवल इंक्रीज होने के साथ ही इसके पास में सिर्फ वाटर मूव्स ही होंगे। और जब तुम इन जैसे बहुत से पोकेमॉन से लड़ोगे तो तुम्हारे वाटर मूव्स उतने काम नहीं आने वाले। अगर इसके पास में और दूसरे टाइप्स के मूव्स भी होते जो ये आसानी से सीख लेता तो शायद ये नंबर 1 की चॉइस हो सकता था, पर नहीं, क्योंकि नंबर 1 पर सबसे बेस्ट चॉइस है, बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन एम्बॉर है। एक बार फिर से फायर टाइप्स। तुम्हें पता है ये फैक्ट है, फायर टाइप हमेशा ही जीत जाते हैं। मैं इससे परेशान हो चुका हूँ यार, दूसरों को भी चांस दो।
सब के सब फायर टाइप्स जीतते जा रहे हैं। हालांकि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर तुम यूनोवा में फायर टाइप को चूज करते हो तो ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा लड़ने में लेनोरा और ग्रिम्सली से, और साथ में टीम प्लाज्मा के ग्रंट से भी ये आसानी से निपट लेगा, क्योंकि हमेशा इनके पास में बस बॉचॉक, लीपार्ड, सैंडाइल और स्क्रैगी ही होते हैं। प्लस इसके पास में हमेशा बहुत से खतरनाक मूव्स हैं। जरा इसके मूव्स को देखो, ये बहुत इंसेन है। बस लेवल बढ़ने के साथ ही ये सीख सकता है नॉर्मल, फायर, रॉक और डार्क टाइप मूव को, और पॉइजन भी। और टीएम का यूज करने के बाद तो किंग तुम ही हो, जो चाहे वो करो, कुछ भी टाइप को ऐड कर लो, इलेक्ट्रिक और यहाँ तक कि ग्रास और वाटर भी। मूव्स जैसे वाइल्ड चार्ज, सोलर बीम और स्कील्ड, और यहाँ तक कि लेवल अप करने के बाद में फाइटिंग मूव्स मिलेंगे जैसे आर्म थ्रस्ट, और तुम आइसेरस सिटी जाके वहां से आसानी से ब्रिक ब्रेक नाम के मूव को ले सकते हो। और अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो दूसरे स्टार्टर के मुकाबले में एम्बोर की ज्यादा बेस्ट मैचअप्स हैं। बस एम्बोर थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा तो क्ले, कैथलिन और थोड़ा बहुत स्काइला के खिलाफ में, पर नहीं, क्योंकि सभी बहुत बुरे हैं इनके आगे। तो मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर तो सबसे ज्यादा मूव्स और फाइटिंग टाइप के साथ में एम्बर यूनोवा का सबसे ज्यादा बेस्ट स्टार्टर बनता है। हाई सबसे बेस्ट होगा तुम्हारे यूनोवा के एडवेंचर के लिए। पर रुको, अभी ये कहना सही नहीं है पूरे यूनोवा के लिए, क्योंकि ये तो गेम्स का पहला सेट है। क्योंकि याद हो तो अभी पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट 2 भी है, और ये ओरिजिनल वाले गेम से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जो तुम अभी देख रहे हो। हमने इसमें सिर्फ पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को देखा है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट 2 को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड स्पेशल थैंक्स टू एरिजो जिससे इस वीडियो की इंस्पिरेशन मिली है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और नीचे कमेंट्स करो। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये फैक्ट्स और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बनाई गई वीडियो है, तो यहाँ पर तुम्हारे ओपिनियंस का कोई भी मतलब नहीं है। यकीन मानो एम्बर ज्यादा किसी को नहीं पसंद, मुझे भी नहीं, पर जैसा तुम सभी ने देखा है यही बेस्ट है। एनीवेज गाइस, सभी स्टार्टर बेस्ट हैं, और मुझे बहुत टाइम से बहुत सारे फैंस की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गेम्स को खेलो, तो इसलिए हमारा न्यू गेमिंग चैनल रेडी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सब्सक्राइब करो। हम वहां पर इन सभी गेम्स को खेलने वाले हैं। तो अगर तुम भी जर्नीज में साथ में आना चाहते हो तो जाके पॉकीवेंजर गेमिंग को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।